सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ सी अलीशा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए। जो बच्चे अभी सीए फाइनल में है, सीए इंटर में है, सीए फाउंडेशन में है या उससे भी कम, मतलब 11 12 या 10 पास नहीं किए हैं, पर अल्टीमेटली वो लोग चाहते हैं कि वो सीए बने, पर समझना चाहते हैं कि सीए बनना, देखो मैम, सीए बनना तो अपने आप में एक अल्टीमेट, एक अच्छी बात है ही, एक सेटिस्फैक्शन है ही कि जो हम लोग मेहनत करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसका हमें पे ऑफ मिला, हमारे पेरेंट्स को, सोसाइटी में। लेकिन अल्टीमेट जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं ये भी तो एक फैक्टर है ना, सैलरी का। तो मैम, कितना सीए बनने के बाद एक सेमी क्वालिफाइड सीए को या फिर एक क्वालिफाइड सीए जो फ्रेशर है, अभी अभी नवा नवा ताज़ा ताज़ा जो है वो सीए बना है, इसको कितना इंडिया में जो है वो ऑफर कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये जो कितना पैसा ऑफर किया जाता है या कितनी चीज़ें ऑफर की जाती है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो आज जो है हम लोग उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। पर आपको एक एवरेज सैलरी, एक दिमाग में एक रफ फिगर तो इस वीडियो में आ ही जाएगा कि कितना पैसा लगभग जो है वो ऑफर किया जाता है एक फ्रेशर सीए को। क्या होता है कि जो भी बच्चा कभी कभी पढ़ते पढ़ते, जैसे सीए फाइनल में, सीए इंटर में या फाइनल में स्पेशली क्या हो जाता है, इतना उसका सैचुरेशन लेवल जो है वो क्रॉस हो जाता है कि अब वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब मुझसे सीए की पढ़ाई नहीं होगी। जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं वो सोचने लग जाता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सीए मत छोड़ो, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ या मैं देख सकती हूँ, क्योंकि देखो, करंटली आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन फाइनेंस एंड अकाउंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि जितने भी लोग इंटरव्यूज़ वगैरह में आते हैं या वहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स होती है, तो वहाँ एक सेमी क्वालिफाइड सीए और एक क्वालिफाइड सीए, भले ही वो फ्रेशर हो, उसके सैलरी में लगभग आधा फर्क होता है। 50% गैप होता है, 40-50% गैप होता है। और वो क्यों होता है आप मुझे बताइए। एक सेमी क्वालिफाइड सीए और एक सीए में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक सीए फाइनल का फ़र्क है। वो भी मुझे लगता है अगर आपने दे चुके हो तो कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर करने का ही फ़र्क हो जाता है। पर वहाँ पर जब आपको इस तरह से कभी फीलिंग आने लगे कि मुझे अब सीए नहीं करना है, सीए फाइनल के एग्ज़ाम अब मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगी, बहुत नंबर ऑफ अटैम्प्ट लग गए हैं, अब नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो, कोशिश करो, शांत हो जाओ, माइंड रिलैक्स करो, और लेकिन कोशिश करो कि एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि एक एग्ज़ाम क्लियर करने से अल्टीमेटली पूरे लाइफ में आपको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सेमी क्वालिफाइड सीए के सैलरी में, फिर से कह रही हूँ, सेमी क्वालिफाइड सीए के सैलरी में अगर भले ही वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो, और एक फ्रेशर सीए के सैलरी में आपको लगभग 40-50% का वेरिएशन या फिर गैप दिखने मिलेगा। ऑब्वियसली आज हम लोग जब बात करेंगे वो एक क्वालिफाइड फ्रेशर सीए की बात करेंगे। वो कुछ फैक्टर्स इस पे है जिसमें ये सब चीज़ें वैरी करेगी, लेकिन आज हम लोग रफली सारे फैक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में जॉब करने वाले हो। देखो, अगर आप कोई ऐसे सिटी की बात कर रहे हो जो मेट्रो सिटीज़ है, नॉन मेट्रो सिटीज़ है, एक छोटा सा टाउन है, तो ये सबकी अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बात करूँ कि मैं एक सीए हूँ और मैं एक टाउन में हूँ, तो वहाँ शायद अपॉर्चुनिटी कम होगी, और अगर होगी तो कोई भी आपको कम से कम जो है वो 40,000 से 45,000 रुपये आराम से ऑफर कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज़ में, और अगर आप एक फ्रेशर सीए हो, और अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे आराम से जो है वो आपको कम से कम 12 से 14 लाख रुपए के बीच में आपको एक फ्रेशर सीए को ऑफर किया ही जाता है। और अगर मैं बिग 4 की बात करूँ तो वो कम से कम 15-16 लाख जो है वो ऑफर करते हैं। उसके बाद नॉन मेट्रो सिटी, तो नॉन मेट्रो सिटी में भी आपको 6 से 7 लाख रुपए ऑफर किए जाते हैं। डिपेंड्स आपके इंटरव्यू पे, बट डिपेंड्स, इंटरव्यू किस पर डिपेंड करेगा? आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे। और वैसे भी फ्रेशर सीए से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है, पर एक फ्रेशर सीए से यही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको सब्जेक्ट्स का स्किल्स हो, आपको एक कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग रहे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भले ही आप फ्रेशर सीए हो, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के कंपनी के लोग और आपके डिपार्टमेंट के लोगों को आपसे एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है कि इसका भले ही एक्सपीरियंस ना हो, पर कंसेप्चुअली जो है वो इस इंसान स्ट्रांग होगा। मुझे किसी ने कहा था, जब मैं एक्सपीरियंस नहीं थी, जब मैं बहुत ही न्यूली ज्वाइन की थी, कि सीए में भले ही हम आपसे एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन एक सर्टन लेवल का जो टेक्निकल नॉलेज है वो हम समझते हैं कि आप में ज़रूर होगा। क्योंकि जो इंसान सीए क्लियर कर देता है, सीए फाइनल्स के सारे लेवल्स क्लियर कर देता है, तो मान के चलते हैं कि इसको स्टैंडर्ड्स, लॉ और कैसे कौन सा प्रोविज़न किस पे अप्लीकेबल करना है
अप्लाई करना है, इसका नॉलेज तो इसको ज़रूर होगा। तो फिर नॉन मेट्रो सिटी में भी लगभग आपका कितना ऑफर हो रहा है मैम? कम से कम 6 से 7 लाख रुपए तो ऑफर हो ही जाते हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ में। और उसमें मेट्रो सिटी में अगर मैं बात करूं तो मैम 13 से 15 लाख रुपए आराम से ऑफर किया जाता है। और बिग 4 में अगर बात करूं तो 15 से 18 लाख, 15-16 लाख आपको आराम से ऑफर कर दिया जाएगा। ओके उसके बाद मैम एक और चीज़ डिपेंड करती है ये सब चीज़ों में, कंपनी। कौन सी कंपनी? अगर आप देखो मेट्रो सिटी में भी जा रहे हो, पर अगर आप कोई एक सीए फर्म ज्वाइन करोगे या एक बहुत ही स्मॉल साइज अगर कंपनी ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि वो आपको इतना पैसा ना दे, पर फिर भी आपको मेट्रो सिटी में छोटे लोग भी, मतलब मिड साइज या स्मॉल साइज या फिर सीए फर्म भी आपको 9 to 10 लाख तो आराम से ऑफर कर देते हैं। मतलब गिरस हालत में यहाँ पे कितना भी ऑफर कर रहे हैं, 7 to 8 लाख। और अगर आप यहाँ भी बिग 4 में जाते हो या फिर फॉर्च्यून 500 में जाते हो तो यहाँ पर वो आपको ज़रूर ऑफर करेंगे कम से कम 13 से 14 लाख रुपीज़ का ऑफर। ओके अब मैंने यहाँ पे एक दो चीज़ें लिखी है कि उससे भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कहाँ रहने के लिए बोल रही है। क्या वो आपको हेड ऑफिस में रहने बोल रही है, ब्रांच ऑफिस, यूनिट ऑफिस, प्लांट लोकेशन, प्रोजेक्ट लोकेशन, डिपेंड करता है। अगर सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट है कि मुझे सीए बनने के बाद में प्रैक्टिस करना है, तो आप वो प्रोस्पेक्ट लेके आप किसको ज्वाइन करना चाहोगे? मैम अगर मैं ये सोचता हूँ कि सीए बनने के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा तो फिर मैं कम से कम ये सोचूंगा कि मुझे एक जैसे सीए फर्म में ज्वाइन कर लूँ, तो वो आपको कम से कम 70-80,000 रुपीज़ पर मंथ आपको ज़रूर ऑफर करेंगे, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन जो रहता है वो आपको काम सिखाना होता है, पैसा देना नहीं होता। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के काम करना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा सर्विस इंडस्ट्री से आपको ज़्यादा ही पैसा ऑफर करेगी। और उसमें मैं अगर बात करूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है जैसे अल्ट्राटेक हो गया या बाकी भी जितनी अंबुजा सीमेंट से जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये अगर आप इनके प्लांट लोकेशन में जाते हो तो वो आपको और ज़्यादा पैसा ऑफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी थोड़ी सी ओपनिंग भी ज़्यादा होती है, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि प्लांट लोकेशन में या यूनिट लोकेशन में आपको ज़्यादा पैसा ऑफर किया जाता है, तो वहाँ भी एवरेज आपका 13 से 14 लाख रुपये का हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये सब चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, दैट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वहाँ पे उनका जब एक जॉब डिस्क्रिप्शन जब आया था तो उन्होंने लिखा था कि मैक्स हम लोग 3 अटेम्प्ट वालों को अलाउ करेंगे। तो ये बात सही है, कुछ कुछ कंपनी जो वो क्राइटेरिया रखती है कि मैक्स 3 अटेम्प्ट, मैक्स 5 अटेम्प्ट, मैक्स 2 अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट सीए। ऐसा तो बहुत ही कम जगह, रेयरली ऐसा होगा। मुझे लगता है बिग 4 के अलावा ऐसा कहीं होगा भी नहीं कि वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट की। मैक्स 3 अटेम्प्ट जो है वो लोग वो अलाउड कर ही देते हैं। कितनी बड़ी कंपनी हो, 3 अटेम्प्ट तो वो अलाउड कर ही देते हैं। और यहाँ पे अटेम्प्ट कौन सा देखा जाएगा? आपका सीए फाइनल का, ठीक है। और अगर आपने ग्रुप्स करके क्लियर किया हुआ है तो फिर आप एवरेज करके वो आपका अटेम्प्ट देखेंगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अटेम्प्ट देखती है, पर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अटेम्प्ट नहीं देखती। उनको अगर क्लियर करवाना होगा, उनको अपनी रिक्वायरमेंट फिल करानी होगी, अपनी ओपनिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट फिल करानी होगी, और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, तो वो लोग फिर वहाँ पे वो भी नहीं देखेंगे कि आपको 6 अटेम्प्ट लगे हैं या 7 अटेम्प्ट लगे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया तो 3 अटेम्प्ट का था। तो फिर भी एवरीथिंग, देखो सारा का सारा सब्जेक्टिव मैटर है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक चीज़ों को लेके, देखो वो लोग ये सारे क्राइटेरिया रखते तो है, पर अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंसेप्चुअल नॉलेज पे, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो तो कंसेप्चुअल नॉलेज पे और आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में। अगर उनको कैंडिडेट बहुत अच्छा लगता है, कंसेप्चुअल उसको लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है और इसका आर्टिकलशिप एक बहुत ही अच्छी जगह से हुई है या बहुत ही अच्छी से आर्टिकलशिप हुई है, तो वहाँ पर वो 2-3 चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं, जैसे नंबर ऑफ अटैम्प्ट। तो ये सोच के तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो जाना अभी तक के जो लोग के नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा लग चुके हैं तो अब क्या हमें जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। अभी भी लगेगी, पर अभी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें कोशिश करो कि आप जो है वो कंसेप्चुअल अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो। चाहे मैं टैक्स की बात करूँ, जीएसटी की, मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ की बात करूँ, ऑडिट की बात करूँ, या फिर मैं स्टैंडर्ड्स मतलब अप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, इंडियस या फिर फॉरेन स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ, जो भी है आपको सारे के सारे कंसेप्ट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब कंसेप्ट स्ट्रांग रखना मतलब क्या हो जाता है मैम? कंसेप्ट स्ट्रांग रखना मतलब आपको समझना चाहिए कि कौन सा जगह पे या किस टाइप के सिचुएशन में आपको क्या अप्लीकेबल करना है,
या चीज़ अगर ये ऐसी हो रही है तो इसमें कितने कंट्रोल्स लग सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स उस तरह से दिए हुए हैं, जैसे एफआर अकाउंटिंग के लिए, और चीज़ों में कंट्रोल लाने के लिए, सिस्टम में कंट्रोल लाने के लिए ऑडिट दिया हुआ है, अप्लीकेबिलिटी के लिए लॉ दिया हुआ है, और हमारा जो एक कहते हैं ना कोर सब्जेक्ट जो होता है वो टैक्स, वो तो आपको समझना ही है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा सेक्शन लगेगा। इतना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सेक्शन लगेगा, भले ये सब सेक्शन लगेगा, तो इतना आपको क्लियरली इंटरव्यू में बात करनी है। और सिर्फ इंटरव्यू में भी नहीं, आफ्टर ज्वाइनिंग भी आपको इस तरह से ही बात करते रहना। तो आपको इतना अच्छे से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैंने बात की कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो जब वो लोग आपको, मैं अगर सच बात बोलूँ तो फ्रेशर सीए से इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी फर्स्ट कंपनी, जब मैं फ्रेशर थी पूरी तरह से, तो वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था। उन लोगों ने बिल्कुल भी बहुत ही डीप क्वेश्चन जो है मुझसे इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था। एक दो चीज़ें पूछी, जैसे कि जीएसटी का एक सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी पूछ लिया, टीडीएस, हाँ ये एक चीज़ है हमेशा याद रखना, अभी भी चाहे आप फ्रेशर सी हो या एक्सपीरियंस सी हो, टीडीएस के प्रोविज़न तो पूछते ही पूछते हैं। तो उन्होंने क्या मुझसे पूछा था कि अपने ऑडिट के एक दो मुझे स्टैंडर्ड पूछा था, ऐसे पूछा था, इंडियस का पूछ लिया था एप्लीकेबिलिटी, और टैक्स के सेक्शंस, जीएसटी के सेक्शन, इस तरह से मुझे चीज़ें पूछी गई थी। तो आपको भी वो चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको बिल्कुल जल्दी से बताना पड़ेगा ये सब, क्योंकि अगर आप बहुत सोच के बहुत टाइम लेके बता रहे हो तो वहाँ बिल्कुल भी आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, भले ही देखो आर्टिकलशिप में क्या होता है, ये जो मैं बात कर रही हूँ कंसेप्चुअल नॉलेज के, फ्रेशर सीए से ज़्यादा कंसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन की जाती है कि स्ट्रॉन्ग होगा। पर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से क्या होता है कि वो जो कंसेप्ट आपने पढ़ाई के समय पढ़े हो, जो बुक्स में पढ़े हो, उसकी अप्लीकेबिलिटी आर्टिकलशिप में आपको समझ में आती है। क्योंकि इंटर में आपने जो टैक्स पढ़ा हुआ है, या जीएसटी पढ़ा हुआ है, या ऑडिट के जितने भी स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, उसको किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में या क्लाइंट्स के जो सिचुएशंस आती है, केस होता है, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको आर्टिकलशिप में समझता है, और वही आपका स्ट्रॉन्ग होता है जॉब में, जब आप आगे जाके जॉब करोगे। तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है, और क्यों अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करना चाहिए। अच्छी जगह का मतलब बड़ी जगह नहीं होता है, बिग फोर नहीं कह रही हूँ, या एकदम लार्ज कंपनी या बड़ी कंपनी में आर्टिकलशिप करना है, ऐसी भी बात नहीं है। आप एक ऐसी जगह से आर्टिकलशिप करो जहाँ पे भले ही काम कम हो, पर ऐसा हो जहाँ पे आपको ही सब कुछ करने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, जितने बड़े कंपनी में आर्टिकलशिप करोगे वहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं करने को। मेरे हिसाब से स्मॉल साइज कंपनी में तो क्या हो जाता है, काम कम होता है, पर एक मिड साइज फर्म में क्या होता है, आर्टिकलशिप के दौरान आपका अगर वहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल रहते हैं, तो सबको क्या है ना, एरिया अलॉट कर दिया जाता है, ऑडिट में भी अलॉट कर दिया जाता है। तो आपको पहले से लेकर, इनिशिएट करने से लेकर लास्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने तक का आपको काम सौंपा जाता है। तो ऐसे जगह से काम करोगे ना, तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो फिर इंटरव्यू में क्या हो जाएगा आपका, कि अब आपने बुक्स पढ़ी है, इंटर एग्जाम क्लियर किया है, फाइनल एग्जाम क्लियर किया है, और आर्टिकलशिप से क्या हो गया, एग्जाम्स की पढ़ाई करके आपको कंसेप्ट तो पता चल गया, और उसकी अप्लीकेबिलिटी आपको आर्टिकलशिप से पता चल गई। तो यही सब आपको इसका फ्रूट जो है वो दिखाना है, खुद को प्रेजेंट करना है बहुत अच्छे से, कहाँ पर, इंटरव्यू में। और एक बार इंटरव्यू में आपने क्रैक कर लिया तो इसको आपको अप्लाई करना है अपने सर्विस में, मतलब जहाँ पे अभी आप जॉब करने जाओगे वहाँ पर। तो अल्टीमेटली मैं फिर से कहूँगी कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, अच्छी जगह से करना है। और दूसरा, सेल्फ प्रेजेंट, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आप फ्रेशर सीए हो तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, डिपेंड करता है। एक रेंज वो लोग पहले ही बता देते हैं कि आपको जब जॉब डिस्क्रिप्शन आता है किसी भी कंपनी का, तो वो लोग वहाँ पे रेंज मेंशन करते हैं कि हम आपको कम से कम 10 लाख रुपए देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको इतना दिया जाएगा, 14 लाख 15 लाख, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू। ये भी आपसे किसी एचआर ने कहा होगा या सुना होगा, मुझसे तो एक बार एचआर ने कहा था। एचआर ऐसे कहते हैं कि देखो मिनिमम आपसे 10 लाख रुपए देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में क्या हो जाता है, भाई कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिए है बुक्स में, आर्टिकलशिप में एप्लीकेबिलिटी भी पढ़ ली, लेकिन आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। मुझे बताइए, आपको सब आता है, आपको बुक्स का नॉलेज है, आपको एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ठीक से बता नहीं पा रहे हो आंसर, तो फिर क्या मतलब उस एक्सपीरियंस का और उस नॉलेज का।
और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारे के सारे आंसर्स को सारे क्वेश्चन जो उन लोगों ने कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, और अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सारे आंसर्स ठीक से नहीं भी दे पा रहे हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और सामने वाले इंटरव्यू पे क्या देखता है, वो देखता है कि अगर एक दो आंसर गलत हो भी गए पर ये जो कैंडिडेट है वो इस तरह से उनको दिखाई पड़ता है कि इसको हम थोड़ा बहुत भी दिखाएंगे, ये इतना शार्प है कि ये हमारी चीज़ों को जल्दी सीख लेगा, जल्दी पकड़ लेगा, तो वैसे भी क्या हो जाता है, वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे हमारी कंपनी जहाँ पे भी प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ जो फ्रेशर सीए है या सेमी क्वालिफाइड सीए है, कुछ आंसर्स वो लोग नहीं दे पाते हैं, पर हम लोग वो नहीं देखते, मतलब मैं या फिर हमारे जितने भी अपर लेवल के मैनेजमेंट है वो देखते हैं कि उनको ऑब्वियसली बात है कि ये जो आप पढ़ाई करके आए हो ये अभी 2 मिनट में इंसान जाके सेक्शन पढ़ लेगा, अगर नहीं बता पाए तो वो अभी 2 मिनट में याद कर लेगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये इंसान उस कंपनी के सिस्टम को, उस कंपनी के काम करने के तौर तरीकों को और हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कितना अपग्रेड करने के ये इंसान लायक है, वो लोग वो उस इंसान में ढूंढते हैं क्वेश्चंस के तरीके से। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप किस तरह से आंसर कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और नेगोशिएशन कोशिश करना कि कम से कम करो, क्योंकि भाई आप नए नए आए हो, तो आप अगर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करोगे, नहीं अगर आप मुझे 18 लाख रुपीज़ नहीं दोगे तब तक मैं काम ही नहीं करूँगा, तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है। तो दूसरा, अगर मैं बात करूँ ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आप मान के चलो कि डिपेंड्स ऑन सिटी, लेकिन आपको कम से कम कोई भी सिटी में जाओ, एक सीए कभी भी जॉबलेस हो ही नहीं सकता। एक सीए कभी जॉबलेस हो ही नहीं सकता। उसको किसी भी दुनिया के किसी भी सिटी में चले रहा है, कम से कम 50,000 तो कोई भी कंपनी दे देगी फ्रेशर सीए को, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स अगर एक बड़े सिटी में जाते हो तो आपको 13-14 लाख, और बिग 4 में जाते हो तो 15 to 18 लाख आराम से आपको जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। और इस हिसाब से मैं बात करूँ तो 13 से 14 लाख एक एवरेज चल रहा है कि कोई भी अगर सीए बन रहा है तो फ्रेशर सीए को 12, 13, 14 लाख, मतलब इन तीनों की रेंज में जो है वो ज़रूर ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अभी अपनी पढ़ाई करो। और अगर सीए को छोड़ने की सोच रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं आपसे सच कह रही हूँ, एक सेमी क्वालिफाइड सीए में और एक क्वालिफाइड सीए के सैलरी में लगभग 40-50% का गैप होता है। वो भी कब होता है, जब सेमी क्वालिफाइड एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। फ्रेशर सीए से मैं कंपेयर करूँ तो बस एक एग्ज़ाम की बात है, थोड़ी सी दिक्कत और ले लो और खुद को पुश करो और एग्ज़ाम कंप्लीट करो। और एक और चीज़, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है सीए का, तो उस बारे में हम लोग वहाँ डिटेल बात करेंगे। आज हम लोगों ने बात करी कि ऐसे कितना पैसा जो है वो लगभग, या सैलरी जो है वो लगभग इंडिया में एक फ्रेशर सीए को ऑफर की जाती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।